Assalamu alaikum. My name is Shamsa Kamal and I'm here to have a session on gender studies, which is an optional subject in CSS. Uh, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ इस सेशन में और मियाँ शफीक साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। एक बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू किया हुआ उन्होंने, ये CSS क्लब के नाम से ये ग्रुप बनाकर। यकीनन ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो किसी भी एकेडमी के साथ नहीं जुड़ सकते, नहीं जाकर पढ़ सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, अफोर्डेबिलिटी के अलावा और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं कि स्टूडेंट्स किसी भी प्रोफेशनल किसी भी बाकायदा सेटअप के साथ जाकर नहीं टीचर से नहीं पढ़ सकते। तो ये शफीक साहब ने बड़ा अच्छा एक सिलसिला शुरू किया हुआ है और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको इस कार्य खैर की जज़ा दे। आमीन। अच्छा, इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे कि जेंडर स्टडीज हमें क्यों ऑप्ट करना चाहिए। क्या ऐसी, क्योंकि सीएसएस में सबसे पहले जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात आती है तो नेचर ऑफ द सब्जेक्ट बाद में देखते हैं, पहले पूछते हैं कि वे क्यों ऑप्ट करें। बहुत सारे कुछ 3-4 उसकी क्राइटेरियाज हैं जिसके बुनियाद पर हम कोई सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं। फिर हम देखेंगे कि इस सब्जेक्ट की अगर ओवरलैपिंग है तो किसी और सब्जेक्ट के साथ क्यों कैसे बनती है। फिर हम इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देख लेंगे, यानी व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सब्जेक्ट, व्हाट दिस सब्जेक्ट इज अबाउट और इसका स्कोप क्या है, क्या जरूरत पड़ी कि सीएसएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में इस सब्जेक्ट को भी ऐड किया गया। फिर हम इसकी कोर्स आउटलाइन के ऊपर हल्की सी नजर करेंगे और फिर हम रिकमेंडेड बुक्स भी देखेंगे। रिकमेंडेड बुक्स में हम एक तो जो एफपीएससी की रिकमेंडेड कोई 20-22 किताबें हैं, यकीनन हम इन 4 महीनों में वो सारी तो नहीं पढ़ सकते। उसमें से कुछ जो मोस्ट रेलेवेंट या इम्पोर्टेंट हमें जो अच्छी बुक्स लगेंगी हम वो देख लेंगे और फिर कुछ और सपोर्टिंग मटेरियल भी हम देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एग्जामिनर रिपोर्ट क्या कहती है। 2016 से ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, तो पेपर देखने के बाद एग्जामिनर्स क्या सोचते हैं कि एक सीएसएस एस्पायरेंट, एक कैंडिडेट इस सब्जेक्ट को किस तरह से लेता है या सवाल किस तरह से अटेम्प्ट करता है। ये सारी चीजें एग्जामिनर रिपोर्ट हम देख लेंगे और फिर हम देख लेंगे, जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि इस सब्जेक्ट को हमने ऑप्ट करना है तो फिर हम ये भी फिर देखेंगे कि हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि जेंडर स्टडीज का जो ये सब्जेक्ट है इसको हम कम टाइम में कवर भी कर लें, प्रिपेयर भी कर लें और साथ ही साथ हम इसमें फिर अच्छे स्कोर भी ले सकें। क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ही वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको बाकी कैंडिडेट से एज प्रोवाइड करते हैं, आपकी एलोकेशन में आपको हेल्प करते हैं। फिर हम देखेंगे, अगर हमारे पास वक्त बचता है तो हम यकीनन पेपर पैटर्न भी देख लेंगे, किस तरह का वो। यकीनन आपको पता है कि 20 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं, 80 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर है, वो भी देखेंगे। कुछ कोशिश करूंगी कि आपको बता सकूं कि पेपर सॉल्व कैसे करना चाहिए, उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए और किस तरह से आप जेंडर स्टडीज में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें जेंडर स्टडीज क्यों ऑप्ट करना चाहिए, जेंडर स्टडीज ही क्यों ऑप्ट करना चाहिए। 3-4 क्राइटेरिया हैं जिसकी बुनियाद पर हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में जेंडर स्टडीज लेना चाहिए। सबसे पहले स्कोरिंग ट्रेंड ऑफ द सब्जेक्ट क्या है, तो हम देखेंगे कि सीएसएस में जेंडर स्टडीज का स्कोरिंग ट्रेंड क्या रहा 2016 से 2019। फिर हम देखेंगे कि ड्यूरेशन क्या है, यानी कितने टाइम पीरियड में हम ये जेंडर स्टडीज को कवर कर सकते हैं। क्योंकि आमतौर पे स्टूडेंट जो है वो 4 से 5 महीने, अकेडमीज भी इसी तरह से 4-5 महीने में आपको सिलेबस कवर करवाती हैं, आपके पास भी इतना ही टाइम होता है क्योंकि ये कोई डिग्री बेस्ड एग्जाम तो है नहीं कि आपने इसके ऊपर सालों लगाने हैं। लेट मी क्लियर वन थिंग, ये भी एक रॉन्ग परसेप्शन है कि जी आपको पहले सालों तैयारी करनी है उसके बाद आप मुकाबले के इम्तिहान दे सकते हैं। बेसिकली आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के ऊपर बेस्ड एक कंपेटिटिव एग्जाम आता है, आपने 14 साल तालीम हासिल कर ली है और फिर आप इस एग्जाम में बैठते हैं और फिर आप 17 ग्रेड की जॉब हासिल कर लेते हैं।
चलिए वो सारी एक अलग से बातें हैं, लेकिन ये एक रॉन्ग परसेप्शन है कि जी आपको सालों तैयारी में लगते हैं। सालों इसी तरह लगते हैं कि आप नर्सरी प्रेप 1-2 पढ़ते पढ़ते फिर आप ग्रेजुएशन तक आते हैं, तो जाहिर है सालों ही लगे आपको। अच्छा, फिर आप देखेंगे एक और क्राइटेरिया ये है कि नेचर ऑफ द सब्जेक्ट क्या है, यानी ये कोई प्योर साइंस है जिसमें आपको परेशानी होगी, प्योर साइंस है या सोशल साइंस है। प्योर साइंस में ये होता है कि बेशक आपका एकेडमिक बैकग्राउंड भी हो, फिर भी आपको यू हैव टू मेमोराइज इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज, और फिर आपको वो कुछ चीजें आपको रट्टा मारनी पड़ती हैं, वो आपकी पार्ट ऑफ मेमोरी फिर भी नहीं बन पाती। लेकिन सोशल साइंस में ये आसानी होती है कि उसमें आप डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज आपने देखनी है कि ओवरलैपिंग ऑफ द सब्जेक्ट है ऑप्शनल और कंपल्सरी दोनों के साथ। अब अगर ये चार चीजें जहन में रखें तो बिल्कुल इट इज अ वाइज चॉइस टू ऑफ दिस सब्जेक्ट, क्योंकि ये जो चार हमने बातें की हैं, ये चारों बातें हमें जेंडर स्टडीज में किस तरह से मिलती हैं। सबसे पहले अगर आप स्कोर की बात करें तो यस इट स्कोर्स वेल। अभी तक मैंने नहीं देखा कि जेंडर स्टडीज में कोई स्टूडेंट फेल हुआ हो। पासिंग मार्क्स उन स्टूडेंट्स के भी आ जाते हैं जो सिर्फ जाके अपने नॉलेज के ऊपर जाके पेपर में बैठ जाते हैं और उन्होंने कहीं तैयारी नहीं की होती, उनके भी पासिंग मार्क्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमें ये मिलता है कि जी इसमें 40s में 60s में 70s में आराम से मार्क्स आ जाते हैं, और हमने देखा कि 80s में भी मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि एक सेंसिबल एस्पायरेंट जो है वो 80s में भी मार्क्स दे रहा है। तो फिर जो ये अजम्पशन है कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो मार्क्स नहीं देता, या आपको इसमें एग्जामिनर के दिमाग में घुस के उस तरह की कोई बातें करनी पड़ेगी तो तब आपको नंबर मिलेंगे, ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। आपका एग्जामिनर भी सेंसिबल है, आप भी सेंसिबल है, आप सेंसिबल तरीके से अपनी बात कन्वे करेंगे तो यकीनन ये सब्जेक्ट आपको मार्क्स। उसके बाद अगर हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये सब्जेक्ट इसका अगर कोर्स आउटलाइन देखें तो देयर आर 9 मॉड्यूल्स टू कवर। तो अगर आप बहुत ही आराम आराम से चले तो 9 दिन में 9 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। और इसमें जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है या जो मैं स्ट्रेटजी बताती हूँ तैयारी करने के लिए, आपको ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जब हम ओवरलैपिंग की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स जो इसमें वो टॉपिक्स हैं जो दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप करते हैं, तो उसमें फिर हम दोबारा इस सब्जेक्ट की तैयारी करते हुए उनको नहीं पढ़ेंगे, या अगर हम इस सब्जेक्ट में पढ़ लेंगे तो फिर उस ओवरलैपिंग का हमें फायदा ये होगा कि हम किसी दूसरे सब्जेक्ट में उसको नहीं दोबारा से मेहनत करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कोर्स ड्यूरेशन भी हमने देख लिया 1 हफ्ता। अब हम ये देखते हैं कि ये सोशल साइंस है, इसमें आप यानी ऐसा कोई इसमें थ्योरी नहीं है, ऐसी उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ ना आए। अगर आप एक किताब उठाते हैं, उसको पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो आराम से आपको वो चीजें समझ आना शुरू हो जाती हैं। इसमें क्या है, इसमें सोसाइटी की बातें हैं, इसमें सोसाइटी में रहने वाले बंदे की बातें। सोसाइटी में कौन रहता है? जेंडर। तो जेंडर की बात हो रही है, आपकी और मेरी बात हो रही है। तो अगर हमने इन चीजों को किसी किताब में नहीं भी पढ़ा तो हमने इनको एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपीरियंस किया है, हमने झेला है इन सारी चीजों को कि मर्द औरत का वास्ता आपस में कैसा रहता है, या ट्रांसजेंडर की बात करें तो उनका आपस में कैसा ताल्लुक वास्ता रहता है, या हमारा उनको देखने का नजरिया कैसा है, मर्द का औरत को देखने का नजरिया कैसा है, औरत का मर्द को देखने का नजरिया कैसा है, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, इनके इंटरेक्शन से जो इंस्टीट्यूशन फॉर्म होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं। फिर उसके बाद यानी अगर आपको एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपने नहीं भी पढ़ा, तो एटलीस्ट आप उसको आंसर करने के काबिल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने वो चीज कभी सुनी नहीं, कोई आपको उसकी जानकारी नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस जो है वो कंपैरेटिवली इजी होती है टू हैंडल जब आप एग्जाम में बैठ जाते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें समझ आती है कि ओवरलैपिंग ऑफ द सब्जेक्ट।
ओवरलैपिंग को जहन में रखना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि यू हैव 4 months टू प्रिपेयर फॉर योर कंपैटिटिव एग्जाम, ठीक है, क्योंकि डिग्री तो लेनी नहीं है कि इसमें सालों लगाने हैं। अब 4 महीने या 5 महीने या 6 महीने इस कम से टाइम पीरियड में आपने क्या करना होता है कि आपने 12 सब्जेक्ट्स पढ़ने, 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। अब 12 सब्जेक्ट्स 4 महीने में कवर करेंगे तो यकीनन फिर आपको एक वाइज स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि देयर आर 55 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ऐसे आपने रेंडम 6 सब्जेक्ट्स उठा लिए या 5 सब्जेक्ट्स उठा लिए और आपने उनको हर सब्जेक्ट को अलग अलग से पढ़ना शुरू कर दिया। आपने देखिए एक चीज जहन में रखें, ये मुकाबला है, तो मुकाबले में आपका दिमाग जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बड़ा वाइज डिसीजंस लेने पड़ेंगे। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने ओवरलैपिंग देखनी है कि जेंडर स्टडीज की जब हम बात करते हैं तो जेंडर स्टडीज की ओवरलैपिंग दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, मैं जेंडर स्टडीज इसलिए पर्टिकुलरली कह रही हूँ क्योंकि मैं इस सेशन में जेंडर स्टडीज के ऊपर बात करने वाली हूँ, लेकिन आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप कोई से 5 या 6 सब्जेक्ट्स वो उठाएं जो आपको ना सिर्फ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में हेल्प करें बल्कि आपको कहीं ना कहीं ऑप्शनल में भी हेल्प करें। अब जेंडर स्टडीज की ओवरलैपिंग की बात करें तो मेरे ख्याल में ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के साथ भी ओवरलैप करता है और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के साथ। कंपल्सरी में आप देखें सबसे पहले एसे राइटिंग जो है एक इम्पोर्टेंट एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है और ऐसा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेते हैं लेकिन ऐसे उनको भड़का देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हर साल 7, 8, 9, 10 जितने भी टॉपिक्स आते हैं उसमें हर साल एक टॉपिक जेंडर रिलेटेड जरूर आता है। उसमें ज्यादातर जेंडर इक्वालिटीज मैथ या सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम या स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तानी सोसाइटी, इस तरह के जो टॉपिक्स आपको ऐसे राइटिंग में आते हैं, तो आप जब जेंडर स्टडीज को 100 मार्क्स के लिए तैयार करते हैं उसमें आप ये सारी चीजें इतनी डिटेल से पढ़ लेते हैं कि आपको ऐसे राइटिंग में जब एक जेंडर रिलेटेड टॉपिक आ जाता है तो वो 100 नंबर के लिए जो आपको ऐसे आता है, सारी ऐसे राइटिंग की टेक्निक अप्लाई करते हुए आप उस स्टेटमेंट को या उस टॉपिक को जस्टिफाई कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, ये यहाँ पे इनडायरेक्ट ओवरलैपिंग हो रही है। कैसे? करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में आपको सोशल प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं। सोशल प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं? यकीनन वो जेंडर बेस्ड ही होते हैं। हर सोशल प्रॉब्लम में जेंडर तो आपने डिस्कस करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं इस्लामिक स्टडीज में स्टेटस ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि आपको इस्लामिक टच देना पड़ेगा लेकिन सारे वो मेन एरियाज वही हैं। सोशल स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस हो गया, आपका इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, पॉलिटिकल स्टेटस हो गया, लीगल स्टेटस हो गया, ठीक है, ये सारे एरियाज आप कवर कर। फिर एक और चीज यहाँ पे हमें ऑप्शनल में क्या क्या किस किस सब्जेक्ट के साथ आपकी ओवरलैपिंग बनती है। सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ इसकी ओवरलैपिंग कैसे बनती है। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपने जो जेंडर एंड डेवलपमेंट वाला पोर्शन है वो उसमें कवर हो जाता है। उसमें जो थ्योरीज हैं जो अनफॉर्चुनेटली हमारे ज्यादातर साथी इसलिए स्किप कर देते हैं, ये कह के स्किप कर देते हैं कि जी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें कॉलोनियल एंड कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव है या फिर उसमें थ्योरीज हैं, डिपेंडेंसी थ्योरी है, स्ट्रक्चरल थ्योरी वो आपकी आ जाती है, उसमें मॉडर्निज्म की थ्योरी आ जाती है। तो ये थ्योरी जो हैं ये आपको मेनली आईआर के टीचर्स पढ़ाते हैं या पॉलिटिकल साइंस में भी ये पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर अहम क्या चीज आपको नजर आ रही है कि जेंडर स्टडीज आईआर के साथ भी लिंक हो रहा है, यानी अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को एक ऑप्शन के तौर पे देखते हैं तो जेंडर स्टडीज वहां पर भी लिंक होगा। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी में भी आपको सोशलाइजेशन और उसकी थ्योरीज और वो सारी चीजें, जिस तरह से नेचर वर्सेस नर्चर वाला। फिर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, वो सबसे ज्यादा जेंडर स्टडीज के साथ ओवरलैप करता है। अगर आप ये कहें कि जेंडर स्टडीज जो है वो सोशियोलॉजी का ऑप्शन है तो ये कहना भी दुरुस्त होगा।
आमतौर पे क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स इन दोनों सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करते हैं, जेंडर स्टडीज और सोशियोलॉजी को, फिर बाद में जब उनको ये देखने को मिलता है ना कि सिलेबस तो बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये हमें मिसगाइड किया गया है कि जी ये ओवरलैपिंग था, तो अब हमने रख लिया, तो अब हम क्या करें। तो उन स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहूंगी कि ये आपको मिसगाइड नहीं किया गया। अच्छा, ओवरलैपिंग जो होती है ना, ये भी बड़ी कमाल की चीज है। कभी कभी ये डायरेक्ट ओवरलैपिंग है आपकी, कि एक जैसे आप कंपल्सरी सब्जेक्ट है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, उसमें इन्वायरमेंटल साइंसेस का एक पोर्शन है और ऑप्शनल सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंसेस। आपका वो कंपल्सरी का जो एक पोर्शन है वो इन्वायरमेंटल के साथ कवर हो जाता है, वो एज इट इज कवर हो जाता है आपका। लेकिन कई दफा ऐसे होता है कि इनडायरेक्ट ओवरलैपिंग होती है। जैसे आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए किसी दूसरे सब्जेक्ट जो उसका आप कह लें कि मदर डिसिप्लिन कह लें, उसमें से आपको उसकी मेन जो बेसिक कह लें आप कोर कॉन्सेप्ट या उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज या जॉगन आपको उसका सीखना पड़ता है। अब चूंकि हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि जी सबसे आप जेंडर स्टडीज और सोशियोलॉजी, जो मैं अगर गाइड करती हूँ तो मैं कहती हूँ दे आर पार्ट एंड पार्सल, आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। मैं किन बुनियादों पे ये बात करती हूँ? सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम इसमें देखेंगे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन जेंडर। अच्छा, ऑन जेंडर का वर्ड अगर मैं हटा देती हूँ तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स मैं देखती हूँ। तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हमें तीन मेन मिलते हैं। सबसे पहले है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, दूसरे नंबर पे आता है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, तीसरे नंबर पे आता है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। अगर आप इसको अब जेंडर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करें तो फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं कि ये जो पूरी सोसाइटी है, इसका हर इंस्टीट्यूट इंटीग्रेटेड है, इंटरलिंक्ड है या इंटरडिपेंडेंट है। अगर एक इंस्टीट्यूट प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो दूसरा इंस्टीट्यूट भी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। इसी तरह से इसको जेंडर के ऊपर अप्लाई करें तो ये दो जो जेंडर हैं, हम उसमें थर्ड जेंडर को भी, आई एम सॉरी वो थोड़ा फॉरगॉटन है, तो हम जब बात करते हैं तो हम भी थोड़ा सा बाइस्ड हो जाते हैं और हम सिर्फ मर्द और औरत की बात करने लग जाते हैं। जो हमारी सोसाइटी में जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं, जेंडर है जो, उसमें अगर हम देखते हैं तो अगर चूंकि कॉम्पोजिशन ऑफ सोसाइटी इस जेंडर से है, तो अगर इनमें से एक, और फिर ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड, अगर एक बंदा अपना काम ठीक नहीं करेगा तो दूसरे को फर्क पड़ेगा, दूसरा काम ठीक नहीं करेगा तो तीसरे को फर्क पड़ेगा। तो इस तरह से जेंडर के ऊपर ये जो फंक्शन है, फंक्शनिंग ऑफ जेंडर, ये मुतासर होती है। इसमें हम ये सोशियोलॉजिकल थ्योरी है जो जेंडर के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है। फिर दूसरे नंबर पे हम देखते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन, किस तरह से, जैसे मैंने पहले भी बात की कि किस तरह से मर्द और औरत आपस में उनका ताल्लुक है, या मर्दों का मर्दों के साथ ताल्लुक, औरतों का औरतों के साथ ताल्लुक, या ट्रांसजेंडर के साथ हमारा इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन कैसे फॉर्म होता है और फिर कैसे इनकल्चरेट होता है, कैसे जनरेशंस तक ट्रांसमिट होता है, ये भी हमें इसमें देखने को मिलता है। यानी ये सोशियोलॉजिकल थ्योरीज जेंडर के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है। फिर हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, जो इम्पोर्टेंट हमें देखने को आमतौर पे अब तो कॉन्फ्लिक्ट ही सिर्फ हमें देखने को मिल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में हम, ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी से डिराइव है, हम इसमें जब फेमिनिस्ट की थ्योरीज पढ़ेंगे तो उसमें हम मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म भी पढ़ेंगे। तो जब हमें कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की रूट का यानी मार्क्सिज्म का पता होगा कि एक वो तबका जिसके पास वसाइल है, एक वो तबका जिसके पास वसाइल नहीं है, जब हम इन दोनों की समझ लेंगे तो फिर अब हमारे लिए ये जानना आसान हो जाएगा कि औरतें जो हैं, आई शुड नॉट से द वर्ड औरतें, मुझे कहना चाहिए कि फेमिनिस्ट या एडवोकेट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, जब वो इस चीज को देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को, तो उनकी क्या इसके ऊपर राय है। एक तो ये ओवरलैपिंग बन गई कि सोशियोलॉजी किस तरह से, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज किस तरह से रिफ्लेक्ट करती हैं जेंडर स्टडीज। फिर हम देखते हैं कुछ सम बेसिक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेंडर। हम जब जेंडर स्टडीज पढ़ेंगे तो उसमें हम स्टेटस की बात करेंगे, यानी रैंक ऑफ अ पर्सन, पोजीशन ऑफ अ पर्सन इन द सोसाइटी। फिर हम स्टेटस सेट की बात भी करेंगे कि एक बंदा जो है वो एक टाइप है। फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट
वुमेन या मैन, वुमेन स्टडी की जब हम बात करते हैं, या फेमिनिज्म आमतौर पे समझा जाता है कि ये सिर्फ औरतों के रोल में होने वाली बात है। तो अगर हम औरतों के स्टेटस की बात भी करें तो हम इसमें पढ़ेंगे स्टेटस सेट, कि किस तरह से एक औरत एक टाइम पर किसी की माँ है, बहन है, बीवी है, बेटी है, फिर वो किसी प्रोफेशनल सेटअप में जाती है तो वहां पे उसकी प्रोफेशनल पोजीशन है, या फिर वो किसी एनजीओ की वर्कर हो सकती है, किसी पॉलिसी मेकिंग कहीं पर कर रही होगी, कहीं पर पॉलिटिकल एक्टिविज्म कर रही होगी। तो ये हर जगह पे जो उसकी पोजीशन है उसको कहते हैं स्टेटस सेट। ये सोशियोलॉजी की टर्म है जो हमने जेंडर में भी पढ़नी है। इसका मतलब है कि जब हम स्टेटस ऑफ वुमेन की बात कर रहे होंगे तो हमें स्टेटस क्या है, किस इसके एलिमेंट्स क्या हैं, या फिर कैसे हमें ये अचीव होता है, ये सारी चीजें पता होंगी तो हम इसको जेंडर स्टडीज में भी अच्छी तरह से आंसर कर पाएंगे। उसके बाद सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन यानी लेयर्स ऑफ सोसाइटी, अमीर, गरीब, ये तो दो आम मेन चीजें हो गई। या फिर आप इसको अगर मजीद करें कि अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अब मजीद इसको स्ट्रेटिफाई करें तो इसमें अगर आप देखते हैं जेंडर स्टडीज में भी, अगर सिर्फ औरतों की बात हो तो औरतों में भी आपको ये स्ट्रेटिफिकेशन भी मिलती है कि जी अमीर औरतों के अपने मसाइल हैं, मिडिल क्लास औरतों के अपने मसाइल हैं, और गरीब औरतों के अपने मसाइल हैं। अब उनको ट्रेस आउट करना है, उनको एड्रेस करना है, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं उसके लिए। फिर हमें इसमें रोल एंड जेंडर भी देखने को, रोल ऑफ जेंडर यानी आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपको जो पोजीशन मिलती है आपने उस पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए यू हैव टू परफॉर्म योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हमें सोशल नॉर्म्स देखने को मिलते हैं, मर्द और औरत उन सोशल स्टैंडर्ड्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं जो सोसाइटी उनके लिए बना देती है कि एक औरत है तो उसने इस तरह से परफॉर्म करना है, एक मर्द है उसने इस तरह से परफॉर्म करना है। इवन योर ड्रेसिंग, मर्द ऐसे कपड़े पहनेंगे, औरतें ऐसे कपड़े पहनेंगी, या औरतें, अब तो है हालात चेंज हो गए हैं, लेकिन ऊंची आवाज में बात नहीं करनी औरतों के लिए ये ज्यादा मुनासिब है, या अच्छी बेटियां जो हैं वो सर से दुपट्टा नहीं सरकने देती, देखिए मैंने भी लिया हुआ है। तो इस तरह वाली जो बातें हैं, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये सोशल स्टैंडर्ड, सोशल नॉर्म्स आपको सोसाइटी सोशियोलॉजी में से मिलेंगे। जो अब यहाँ पर जेंडर में हमने ये नहीं पढ़नी चीजें, लेकिन जब हमारा वो लिंक क्रिएट हो चुका होगा तो हमें चीजें समझने में ज्यादा आसानी होगी। उसके बाद हम देखते हैं स्टीरियोटाइप्स, यानी ये जैसे मैंने अभी बातें की उन्हीं को हम स्टीरियोटाइप्स कहते हैं, कॉमनली हेल्ड बिलीव्स को कहते हैं कि एक अच्छी औरत और एक अच्छा मर्द, एक बुरी औरत और एक बुरा मर्द, वो क्या कॉमन बिलीव्स हैं, वो क्या सेट ऑफ नॉर्म्स हैं, या क्या सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक औरत में हो तो वो अच्छी होती है। जैसे कहा जाता है कि एक अच्छी औरत बावफा होती है अपने शोहर के साथ, तो कुछ भी हो जाए वो अपने शोहर के वापस पलट के आने की उम्मीद नहीं छोड़ती, और इस तरह वाली सारी बातें। फिर हमें सेक्सिज्म भी मिलता है। सेक्सिज्म का मतलब होता है कि आप अपने सेक्स को, सेक्सिज्म इज जस्ट लाइक रेसिज्म, यानी आप अपनी सेक्स को दूसरे की सेक्स से बड़ा समझ रहे हैं, ऊंचा समझ रहे हैं, या खुद को उनसे आप सुपीरियर समझ रहे हैं। तो हमारे सेक्सिज्म आमतौर पे, अच्छा इसमें पॉजिटिव सेक्सिज्म भी है और नेगेटिव सेक्सिज्म भी है। यहाँ पर हमें जो ज्यादातर पेट्रियार्कल सोसाइटी में मिलता है वो सेक्सिज्म एक नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ मिलता है कि जी मर्द सेक्सिस्ट रवैया अपनाते हैं टुवर्ड्स औरत। हम इस चीज को भी फर्दर डिस्कस करेंगे, और फिर हम एक बैलेंस्ड अप्रोच को भी साथ लाने की कोशिश करेंगे। पेट्रियार्कल सिस्टम क्या है या पेट्रियार्की क्या है, ये सारे सोशियोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमें मिलते हैं सोशियोलॉजी में। अब ये सारे हमने डिटेल में जेंडर स्टडीज में नहीं पढ़ने, लेकिन हमारी बातें इन टर्मिनोलॉजीज के बगैर अधूरी है। जब आप इन बातों को इस्तेमाल करते हुए, इन टर्म्स को इस्तेमाल करते हुए एग्जामिनर को जवाब देंगे ना, तो उसको समझ आएगी कि आपको जेंडर स्टडीज का जो कोर बिलीफ है आपको वो पता है, यू आर द स्टूडेंट ऑफ जेंडर स्टडीज, और यू बिलोंग टू द फैमिली ऑफ दिस सब्जेक्ट, यू नो।
अच्छा, उसके बाद अब हम सब्जेक्ट की बात अगर करें, जेंडर स्टडीज इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड रैपिडली ग्रोइंग सब्जेक्ट। इसमें हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अब हमें इसको ज्वाइन करते हुए मिलते हैं। स्टूडेंट्स इसके ऊपर इस पे बात करना चाहते हैं या इसको ऑप्ट करना चाहते हैं। और अब एक ये बड़ी अच्छी बात हो गई, कुछ यूनिवर्सिटीज में इसको माइनर के तौर पर भी पढ़ाया जाता है, यानी आपकी जो सिलेबस है, जो आपको कोर्स आउटलाइन दी जाती है, उसमें इसको एक माइनर के तौर पे पढ़ाया जाता है। और ज़्यादातर जो मेरे स्टूडेंट्स मुझे बता रहे होते हैं कि जी हमने अपने मास्टर्स लेवल पे पढ़ा या हमने इसको बीएससी लेवल पर पढ़ा, तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। यानी इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस है, जेंडर को स्टडी करने की, इसको अंडरस्टैंड करने की जो इम्पोर्टेंस है, वो पॉलिसी मेकर्स भी समझ गए हैं और मेरा ख्याल है एजुकेशन इसकी समझ गई है। इसीलिए हर यूनिवर्सिटी में इसको, और फातिमा जना वुमेन यूनिवर्सिटी में तो आप जो भी कोई डिग्री उठाते हैं, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में इसको पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पर मैं ये भी मेंशन करूँ कि जो किताब उन्होंने लगवाई हुई है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, वो किताब भी बड़ी अच्छी है। उस किताब में आपको जो मूवमेंट्स हैं वो बड़ी अच्छी मिल जाती हैं, और उसमें थेरीज जो लिबरल, रेडिकल और मार्क्सिस्ट, ये तीन थेरीज बड़ी अच्छी हेडिंग्स के साथ मिल जाती हैं। उसमें आपको वो बताते हैं कि किस तरह से कॉजेज, उसकी क्या क्या रूट कॉजेज थी कि ये सोच को इवॉल्व होना पड़ा, या फिर ये कहाँ से सोच आई, इसके जो एडवोकेट्स कौन कौन से थे, या फिर किताबें कौन कौन सी लिखी गई। तो आपको वो किताब भी ज़रूर कंसल्ट करनी चाहिए, अगर आप कर सकते हैं तो। मेरा ख्याल है कर सकते हैं, लाइब्रेरी में मौजूद ही होगी उनकी लाइब्रेरी में। और अगर आपकी कुछ फ्रेंड्स फातिमा जना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली हैं या पढ़ चुकी हैं। अच्छा, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि रिसर्चर्स जो हैं, दे आर आल्सो कंडक्टिंग रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन इन जेंडर इश्यूज। फिर ना सिर्फ स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स, मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी और दूसरे सोशल साइंटिस्ट, दे आर आल्सो टेकिंग इंटरेस्ट इन जेंडर एस्पेक्ट्स ऑफ सोशियो कल्चरल इश्यूज। यानी जो आपके सोशियो कल्चरल इश्यूज हैं, या इकोनॉमिक इश्यूज हैं, या पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जितने भी इश्यूज हैं, उसकी जो जेंडर एस्पेक्ट है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन ऑफ द जेंडर स्टडीज, व्हाट दिस सब्जेक्ट इज अबाउट। तो इसका नाम ही हमें बताता है कि जेंडर स्टडीज इज अबाउट द स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जेंडर एंड इट्स वेरियस ऑब्जेक्ट्स, इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स। जैसे हमें आमतौर पे यहाँ पर जो चीज, चलिए मैं इस चीज को पहले बता देती हूँ कि जेंडर, चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जेंडर स्टडीज आमतौर पे जब मेरे पास स्टूडेंट्स बगैर किसी नॉलेज के या यूं समझ लें कि मुझसे मिलने से पहले उनके जो ख्यालात होते हैं, आमतौर पे स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी मैडम, हमने तो सुना है कि जेंडर स्टडीज में मार्क्स आपके तभी आएंगे जब आप औरतों के लिए रोना धोना करेंगे। तो भाई हम तो नहीं, ज्यादातर मर्द हजरात इस तरह से बात कर रहे होते हैं, और कुछ लड़कियां भी इस तरह से कह रही होती हैं कि जी हमें तो, हमसे तो नहीं रोना धोना होता औरतों के लिए, देखिए जी हम तो ये नहीं कर सकते। तो ये एक रॉन्ग मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन है जो स्प्रेड, रोना धोना करेंगे तो एग्जामिनर आपसे बड़ा इम्प्रेस हो जाएगा और आपको वो अच्छे मार्क्स देगा। और यहाँ पे थोड़ी सी गलती मुझे, आई एम रियली सॉरी टू से, साजा की भी नजर आती है, जो अपनी बात को ऑथेंटिकेट करने के लिए किसी ना किसी पेपर चेकर का हवाला दे रहे होते हैं कि जी फलाना बंदा पेपर चेक करता है, वो हमारा दोस्त है, उसने हमें ये बात बताई है। तो प्लीज स्टूडेंट्स को परेशान ना करें। जेंडर डिबेट या जेंडर स्टडीज या जेंडर के ऊपर बात करना, ये नीड ऑफ द आवर है। हर इशू इसी से जुड़ा हुआ है, या फिर हर इशू में आपको ये रिफ्लेक्ट होते मिलेंगे कि जेंडर को आपने डिस्कस करना है। तो प्लीज स्टूडेंट्स को बदजन ना करें इस सब्जेक्ट से, और उनको इनकरेज करें कि भाई, सही गाइड करते हुए उनको इनकरेज करें कि आप जेंडर स्टडीज को जरूर ऑप्ट करें। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बता रही थी कि जेंडर स्टडीज जो है वो, इसमें आपने सिर्फ औरतों के लिए रोना धोना बिल्कुल नहीं करना। सब्जेक्ट है जेंडर स्टडीज,
तो जेंडर का मतलब है इस कॉम्पोजिशन में आ जाते हैं मर्द भी, औरत भी और बाकी तमाम आइडेंटिटीज भी। आमतौर पे हम आराम से इस्तेमाल कर लेते हैं लफ्ज ट्रांसजेंडर का या ट्रांससेक्स का। लेकिन अब ये भी एक डिबेटेबल चीज है कि जी एलजीबीटी कम्युनिटी, कुछ लोग सिर्फ एलजीबीटी की वर्ड यूज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि जेंडर स्टडीज इज द सब्जेक्ट टू स्टडी अबाउट ह्यूमन बीइंग। इट इज द सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। इसमें आपको ना औरतों के लिए रोना धोना करना है, ना आपको मर्दों के लिए रोना धोना करना है, ना ही किसी और के लिए रोना। दे क्यों रोना है? ये इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। ये आपकी इंटेलेक्ट को जज करने के लिए बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। आपके अंदर इंसानियत कितनी बची हुई है उसको जज करने के लिए बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। तो व्हाई टू क्राई? कोई रोने धोने की जरूरत नहीं है। You just need to understand the core beliefs of the subject. सब्जेक्ट था वुमेन स्टडीज। महसूस किया गया कि औरतों का जो औरतें तो इक्वल कॉम्पोजिशन बना रही हैं सोसाइटी की, तो फिर इनको क्यों सब्जुगेट किया जा रहा है या इनको क्यों दबाया जा रहा है? तो उसके कुछ मर्द कुछ औरतें दोनों ने मिलकर सोचा कि औरतों का जो मकाम है इन दिस सोसाइटी वो नहीं होना चाहिए। जो होना चाहिए उसके ऊपर बात करने लग गए। तो फिर सोचा कि इसका शायद हल ये है कि औरतों को एकेडमिक्स में जगह मिल जाए। तो वुमेन स्टडीज डिसिप्लिन इवॉल्व हुआ। फिर उसके बाद सोचा गया कि सिर्फ औरतें नहीं है जो ऑप्रेस्ड हैं, जिनके विंडिकेशन ऑफ राइट हो रहा है, मर्दों का भी हो रहा है। तो फिर मेन स्टडी इवॉल्व हुआ। उसके बाद देखा कि यार सिर्फ मर्द और औरत तो नहीं रहते ना इस सोसाइटी में। इस सोसाइटी में ट्रांसजेंडर भी है, इस सोसाइटी में दूसरे लोग भी रहते हैं। यानी तीन मेन ग्रुप्स हैं, तीन मेन आपको स्टेक होल्डर्स मिलेंगे, मर्द, औरत और थर्ड जेंडर आपको। तो इन सब को ड्यू राइट्स मिलने चाहिए, इनको इंसान समझना चाहिए। इन सारी चीजों को इकट्ठा कर दिया जेंडर स्टडीज में। अब मुझे बताओ इसमें औरतों की बात कहाँ से आ गई? का मतलब है कि जो आपको गाइड कर रहे हैं ये कहकर के जिसमें औरतों का रोना धोना करना है वो थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखें कि इंटेलेक्चुअल एक्सट्रीमिज्म इज नॉट अलाउड। आपके एग्जामिनर ने भी कहा हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एग्जामिनर रिपोर्ट को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जेंडर स्टडीज पहले तो तीन कॉम्पोजिशन ऑफ सोसाइटी के बारे में बात करता है। फिर ये it discusses many ways in which the gender of a person affects or may affect कि किस तरह से एक बंदे का स्टेटस जो है, एक जेंडर का स्टेटस इस सोसाइटी में अफेक्ट होता है, इस सोसाइटी में, इस कल्चर में या उसके अपने घर में। मिसाल के तौर पे एक पेट्रियार्कल हेड है एक फैमिली का, तो उसका स्टेटस कैसा होगा? या एक मेट्रियार्कल हेड भी हो सकता है, यानी एक फैमिली में एक हेड ऑफ द फैमिली एक औरत भी हो सकती है। तो उस औरत का जो स्टेटस है उसके वो किस तरह का होगा, उसका स्टेटस उसकी पोजीशन को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करेगा। और फिर ऑन द अदर हैंड उस मर्द को जो अपनी जो पेट्रियार्कल हेड के अंडर आ जाता है, यानी उस फैमिली में सारे डिसीजंस औरत करती है, तो फिर उस मर्द की पोजीशन कैसे हो जाती है उस घर में, या फिर उस घर में बाकी अफराद की पोजीशन कैसे होती है। तो ये सारी चीजें हमें जेंडर स्टडीज में जहन में आती है। फिर ये क्वेश्चन उठाता है कि किस तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी में जेंडर का रोल, किस तरह से उनके स्टेटस इफेक्ट होते हैं, किस तरह से उनको रिसोर्सेज मिलते हैं, फॉर एग्जांपल इन हेल्थ, इन एजुकेशन, इन पॉलिटिक्स, लॉ, या फिर आपके आ जाता है जी इसमें आ जाता है आपके सोसाइटी में। तो ये या फिर रिलीजन, इवन आपको इन सारी चीजों में जेंडर को किस तरह से कंट्रीब्यूशन मिल रही है। ये अलग बात है कि हम जब, और फिर इसमें ना वायलेंस भी हमें मिलेगा कि आजकल तो वायलेंस ही मिलता है हमें, तो वायलेंस इसमें हमें मिलेगा कि किस तरह से इस सोसाइटी में एक बंदा दूसरे के ऊपर वायलेंट हो रहा है। तो वायलेंट किसी बुनियादों पर हो रहा है। हम कभी भी अपने से पावरफुल के ऊपर वायलेंट नहीं होते, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में कुछ चीजें होती हैं कि ये बंदा जो है इसने मुझे
ठीक कर देना है, तो मैंने इसके ऊपर हाथ नहीं उठाना, या मैंने इसको गाली नहीं देनी, या मैंने इसको थ्रेटन नहीं करना, हैरेस नहीं करना। तो जब हमें ये समझ आती है कि सामने वाला बंदा जो है वो हमसे थोड़ा स्टेटस में कम है, तो फिर हम उसके ऊपर उसको हम इजी ले जाते हैं, और उसको हम उसके ऊपर मारपीट में भी हमें कोई झिझक नहीं आती, गाली गलौज में भी कोई झिझक नहीं आती। तो इस तरह की चीजें हमें इसमें देखने को मिलती हैं। अच्छा, अब ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की कि जेंडर स्टडीज का जो सब्जेक्ट है वो किस तरह का सब्जेक्ट है, और इसकी सोशियोलॉजी के साथ ओवरलैपिंग भी देख ली। अब हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, कोर्स आउटलाइन देख लेते हैं। देयर आर 9 मॉड्यूल्स। सबसे पहले मॉड्यूल में आपको इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज, अभी जितनी बातें हमने की, जेंडर स्टडीज क्या है, कैसे इवॉल्व हुआ फ्रॉम वुमेन स्टडीज टू मेन स्टडीज, मैन स्टडीज टू जेंडर स्टडीज, और फिर उसकी वेव्स भी सारी इसमें आ जाएंगी। फिर उसमें हम देखें, आगे हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड वुमेन स्टडीज। देखिए, जब आपने डिफरेंस देखा है जेंडर एंड वुमेन स्टडीज में, डिफरेंस देखने के लिए आपको वुमेन स्टडीज के बारे में पता होना जरूरी है। तो ये जो पहले मैंने बातें की कि किस तरह से ये 3 स्टेजेस से होता हुआ हमारे पास अभी आया है जेंडर स्टडीज, तो वो हम देख लेंगे। कई दफा कुछ चीजें लिखी होती है सिलेबस में, कुछ चीजें सिलेबस में नहीं लिखी होती, तो जो नहीं लिखी होती है और इस तरह से लिंक कर रही होती है, हमने उसको भी नहीं छोड़ना होता। एग्जामिनर स्टूडेंट्स एग्जाम के बाद कई दफा कह रहे होते हैं कि ये जो सवाल आगे थे ना, ये आउट ऑफ द सिलेबस थे। तो आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं होता, कुछ चीजें जो इस तरह से लिंक हो रही हैं, आपने उन चीजों को भी जहन में रखना है। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज देखेंगे, ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट, यानी इसको हम 2 लेवल्स पे डिस्कस कर लेंगे कि इस सब्जेक्ट का किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेटेड या ऑटोनमस अप्रोच है, एक तो ये हम देखेंगे। दूसरा हम देख लेंगे कि क्या मर्द और औरत का ऑटोनमस रहना ठीक है, या इनका इंटीग्रेटेड रहना ठीक है। तो इन 2 लेवल्स को डिस्कस करेंगे, और फिर स्टेटस ऑफ वुमेन, स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान भी हम देख लेंगे। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर सेकंड मॉड्यूल। अच्छा, फर्स्ट मॉड्यूल से हर साल एक सवाल जरूर आता है, और कभी भी सिंपल सवाल एक एस्पेक्ट उसका नहीं दिया जाता। इन 4-5 चीजों में से वो 2-3 चीजें इकट्ठी करके पूछ लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सेकेंड मॉड्यूल है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। इसमें से भी हर साल सवाल आता है। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर के लिए आप किताब देखेंगे, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, जूडिथ डॉबर की किताब है। इसमें बहुत अच्छा, बड़े सिंपल वर्ड्स में बड़े ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ है कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, यानी ये जो जेंडर है, सोसाइटी उसको जेंडर कैसे बनाती है। हमारी एक फिजिकल बीइंग है जिसको हम सेक्स कहते हैं, तो उस फिजिकल बीइंग के ऊपर जो हमारे सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे मैंने इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, आप में से लड़कों ने लड़कों की तरह के कपड़े पहने हुए हैं, या कुछ लड़कियों में भी मजीद हमें उस कैटेगराइज होते हुए मिल जाते हैं कि जी शहरी औरतें और देहाती औरतें हैं। अब तो थोड़ा सा ये चीजें फर्क खत्म हो गया हुआ है, खत्म नहीं कहना चाहिए, कम हो गया हुआ है, लेकिन ये जो फर्क है ये सोसाइटी हम तक ये फर्क पहुंचाती है, तो ये चीजें हम इसमें देखते हैं। फिर हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म, यानी लिटरेचर में कंस्ट्रक्शनिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, या फिर कंस्ट्रक्शनिज्म से सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म का कॉन्सेप्ट, हम ये भी देख लेंगे। ये सोशियोलॉजिकल कंस्ट्रक्शनिज्म का कॉन्सेप्ट है, सोशियोलॉजी में ये पढ़ाया जाता है आमतौर पे, और टीचर्स इसको अनइम्पोर्टेंट कह के छोड़ देते हैं। तो अनइम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, जैसे पहले भी मैंने कहा कि हर चीज आपकी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ये मुकाबले का इम्तिहान है, और मुकाबले का इम्तिहान कितना अहम होता है उसके लिए आपने एक मूवी देखनी है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। अच्छा जी, आगे हम देखेंगे प्रॉब्लमेटाइजिंग द कैटेगरी ऑफ सेक्स, क्वेयर थ्योरीज में हम देखेंगे। आमतौर पे कहा जाता है कि एलजीबीटी जो है, यानी लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, वो ही क्वेयर थ्योरी है, लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि क्वेयर बिल्कुल अलग है, वो अपनी कुछ और पहचान बता रहे होते हैं, यानी उनकी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस की बुनियाद पर जो भी उनकी आइडेंटिटी होती है वो क्वेयर थ्योरी के अंडर आती है।
फिर हम ये भी देखेंगे कि सेक्स जो है, हमने ये पढ़ा कि सेक्स इज बायोलॉजिकल बीइंग, बायोलॉजिकली डिटरमाइंड, और जेंडर सोशली डिटरमाइंड है। तो क्या सेक्स आपका सोशली डिटरमाइंड भी है? मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिज्म, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मर्द में मर्द के फीचर्स डालते हैं, औरत में औरत के फीचर्स डालते हैं? तो इसमें हम सैंड्रा बेम्स की एनकल्चरेशन वाली थियोरी भी पढ़ लेते हैं कि किस तरह से कौन कौन से सोशल एजेंट्स हैं, जैसे फैमिली है, स्कूल है, कम्युनिटी है, पीयर प्रेशर है, मीडिया है, लिटरेचर है, ये सारे जो एजेंट्स हैं, सोशल एजेंट्स, ये मिलकर एक बंदे में मैस्कुलिनिटी की एट्रीब्यूट्स भी डालती हैं। यानी मर्द है तो रोएगा नहीं, पावरफुल है, डोमिनेंट है, थोड़ा रैशनल है, इंटेलिजेंट है, और अगर औरत है तो ब्यूटीफुल है, उसको केयरिंग होना चाहिए, उसको नर्चरिंग होना चाहिए, उसको सेंसिटिव होना चाहिए। और अगर कैसी औरत है, इतनी दुखी, इतनी दुख वाली बात पे भी इसका आंख से आंसू नहीं टपका, तो ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये हम तक कैसे आते हैं, ये उसमें हमने पढ़ लेना है। नेचर वर्सेस कल्चर, ये भी वही सारी बातें हैं, आ डिबेट इन जेंडर डेवलपमेंट। कुछ लोग कहते हैं कि मर्दों में मर्दों वाली क्वालिटी जो होती हैं वो नेचर ही उनकी ऐसी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सोशल सोशलाइजेशन है, पर्सनल डेवलपमेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट है, जो एक मर्द और औरत को उन दो हिस्सों में डिवाइड करती है, जिनकी अभी हमने पहले बात। फिर हम फेमिनिस्ट थ्योरीज एंड प्रैक्टिस भी उनकी पढ़ेंगे। अच्छा, फेमिनिस्ट थ्योरीज में आपने सबसे पहले देखना फेमिनिज्म क्या है, लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट फेमिनिज्म, साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म, मेंस फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म की आपकी उसके साथ साइकोलॉजी के साथ ओवरलैपिंग बनती है, और प्लीज इसको छोड़ना नहीं है आपने। आपने जब सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी पढ़नी है ना, तो उसी में से आपको समझ आ जाएगी। फिर आप इसका फेमिनिस्टिक पॉइंट देख लेंगे, फेमिनिस्टिक साइड देख लेंगे कि औरतें या फेमिनिस्ट इसके बारे में कैसे सोचते हैं। तो ये चीज जो है आपको जरूर हेल्प कर देती है साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म को अंडरस्टैंड करने में। ज्यादातर लोग जो हैं उनको सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी भी क्लियर नहीं होती, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस थ्योरी, इसलिए उनको साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म की भी समझ नहीं आती, तो वो कह देते हैं कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अच्छा, फिर हम पढ़ेंगे फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट मूवमेंट्स में फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव हम देखेंगे, और यूएन कॉन्फ्रेंसेस ऑन वुमेन भी हम देखेंगे। 4 वो सीरीज में आई, फिर चौथी की 4 सीरीज हमें मिली। फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इन पाकिस्तान भी पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए मूवमेंट्स। जब आप मूवमेंट्स को पढ़ लेते हैं तो उन मूवमेंट्स में से ही वो आइडियाज डिराइव होते हैं, वही पॉइंट्स डिराइव होते हैं जो थ्योरीज के हेड में आ जाते हैं। ज्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, वो थ्योरीज पहले पढ़ाते हैं और फिर मूवमेंट्स आई थिंक वो नहीं पढ़ाते, या पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन मूवमेंट की समझ नहीं स्टूडेंट्स को आती। मूवमेंट्स को समझना है, पहले आपने मूवमेंट समझनी है, उसके बाद आपने थ्योरीज करनी है। मूवमेंट्स एक आइडिया होता है, उसकी बेस पर एक चीज, एक मूवमेंट चलती है। उस मूवमेंट में दूसरी चीजें, दूसरे आइडियाज शामिल होते रहते हैं, वो आइडिया इवॉल्व होता रहता है, जैसे लिबरल, फिर रेडिकल, फिर इस तरह से करके वो आइडियाज इवॉल्व होते रहते हैं। उन्हीं को फिर हम, चूंकि ज्यादातर लोग उन चीजों को मान जाते हैं या कहीं ना कहीं उनको एक्सपेरिमेंट होने को मिल जाती हैं, तो इसलिए फिर उसको हम थ्योरी का नाम दे देते हैं। यानी एक बिलीफ है ना, एक बेसिकली इट्स नॉट अ बिलीफ, ये एक आइडिया है जिसको काफी सारे लोगों ने कहीं ना कहीं टेस्टिफाई कर दिया कि अच्छा ऐसे होता है, वो थ्योरी बन जाती है। फिर हम आगे पढ़ेंगे जी स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। इसमें हम हेल्थ स्टेटस देख लेंगे, एजुकेशन स्टेटस देख लेंगे, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस देख लेंगे, और लॉ का भी देख लेंगे। उसके बाद हम जेंडर एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, सॉरी जेंडर एंड गवर्नेंस देख लेते हैं। इसमें जेंडर एंड गवर्नेंस में गवर्नेंस बेसिकली, अगर आप लिटरल से अंडरलाइन मीनिंग तक जाते हैं, गवर्नेंस का मतलब है टू गवर्न, यानी किसी भी ऐसी जगह को गवर्न करना जो आपके अंडर आती है। तो
तो इसमें आपकी हाउस होल्ड भी आ जाता है। लेकिन जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं, पर्टिकुलरली ये नोशन एसोसिएटेड है गवर्नेंस ऑफ अ स्टेट, गवर्नेंस ऑफ अ नेशन। तो गवर्नेंस में औरतों का क्या किरदार रहा, जब हम फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म पढ़ते हैं उसमें सफ्राजिस्ट मूवमेंट पढ़ लेते हैं, इसमें भी जिक्र हुआ है। तो राइट टू वोट पहली मूवमेंट की, औरतों को लगा सबसे पहले हमें अगर राइट टू वोट मिल जाएगा तो हमारे मसाइल का हल निकल आएगा। तो फिर उन्होंने फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में राइट टू वोट मांगा। फिर हमें इसमें जब गवर्नेंस हेड ऑफ द स्टेट तक तब बात जाती है जब उसको वोटिंग राइट मिलता है, जब उसको एज अ कैंडिडेट राइट्स मिलते हैं, या रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो बंदा फिर आता है। फिर हम ये देखते हैं, और फिर हम इसमें एक चीज सब आपको ग्लोबली नजर आती है कि औरतों का पॉलिटिकल एक्टिविज्म इतना ज्यादा हमें नजर नहीं आता, क्योंकि सोशली कल्चरली उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलती। अब थोड़ा रुझान चेंज हुआ है। वैसे जब क्लास में बात होती है तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि औरतों के लिए ये जो पॉलिटिक्स है ये औरतों की चीज नहीं है। हम जो आज के हालात देखते हैं, मुझे लगता है कि ये तो शरीफ मर्दों की भी चीज नहीं अब रही। ये प्रोफेशन अब शरीफ मर्दों का भी नहीं रहा। मीडिया पे आके जो एक दूसरे को वो कर रहे होते हैं, एक दूसरे की टांगे खींच रहे होते हैं, या गाली गलौज या इंटॉलरेंस और इतने बुरे हालात। तो पहले तो इसलिए कहा जाता था कि जी औरतों के लिए ये प्रोफेशन ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से ये प्रोफेशन को थोड़ा लोगों को टॉलरेंट होने की जरूरत है। प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फिर हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल कोटा इन पाकिस्तान। ये सवाल भी आया हुआ है पास्ट पेपर में कि इसमें हम अच्छा इम्पैक्ट दोनों देख लेंगे, एक नेगेटिव इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। क्या आया जब पॉलिटिकल कोटा, औरतों को जब पॉलिटिकल एक फेवर मिल गया, कोटा का फेवर मिला, तो उससे क्या फर्क पड़ा, कुछ अच्छाई आई, कुछ बुराई आई, या क्या मामला हुए। फिर हम देखेंगे जेंडर बेस्ड वायलेंस। जेंडर बेस्ड वायलेंस ज्यादातर इस टॉपिक से मामला खराब हो जाता है। जब हम क्लास में ये टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो फिर स्टूडेंट्स में गर्मा गर्मी इस हद तक हो जाती है। औरतें कहती हैं हम पे जुल्म हुए हैं, और मर्द जो है वो मुकर जाते हैं कि नहीं हम पे नहीं हुए। और फिर जब औरतों के तरफ से मर्दों के ऊपर जुल्म की बात आती है तो फिर औरतें कहती हैं ये कहाँ पर हुआ था, हमने तो कभी नहीं देखा। यानी ये हॉट टॉपिक है जिसकी वजह से मर्द या औरतें कहती हैं कि जी हमसे रोना धोना नहीं होता है। रोना धोना नहीं करना। जेंडर बेस्ड वायलेंस यानी किसी भी एक जेंडर का किसी दूसरे जेंडर के ऊपर वायलेंट होना, क्या कह लें कि अब सबकॉन्शियस में इस बात के होते हुए कि ये मुझसे कमजोर है। मर्द भी मर्दों पर वायलेंट होते हैं, औरतें भी औरतों पर वायलेंट होती हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर भी होते हैं। और ट्रांसजेंडर के ऊपर तो हमारा बिल्कुल, उनको हम इंसान ही नहीं समझते। तो ये जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है हम उसको पढ़ेंगे। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस के ज्यादा जो विक्टिम हमें मिलते हैं वो औरतें मिलती हैं, और बच्चे मिलते हैं, या टीनेजर्स गर्ल्स मिलती हैं। तो ये क्या है, ऐसा क्यों है, क्यों ज्यादातर हमें औरतें ही मिलती हैं, या बच्चे मिलते हैं, या टीनेजर गर्ल्स मिलती हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के विक्टिम। उसको हम एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड कि हमें जेंडर बेस्ड वायलेंस में मर्दों के ऊपर कम वायलेंस होता हुआ नजर आता है एज कम्पेयर टू औरतें। फिर हम जेंडर एंड डेवलपमेंट देख लेते हैं। जेंडर एंड डेवलपमेंट में कॉलोनियल एंड कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ जेंडर देखेंगे। जेंडर एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट थ्योरी, ये आपको इंटरनेशनल रिलेशंस वाले टीचर पढ़ाते हैं ज्यादातर, और फिर इसका एक फेमिनिस्टिक टच जेंडर स्टडीज वाले टीचर्स भी दे सकते हैं, और उनको देना भी चाहिए। लेकिन मैंने कहीं पर ये सुना था कि ये जो चीज है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे एक बड़े सीनियर हैं जेंडर स्टडीज पढ़ाते भी हैं, तो उनको ही मैंने एक शायद लाइव सेशन में ये कहते हुए सुना था कि उनको कोर्स सेट करने वाले बंदे ने कहा कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, तो इसको छोड़ दें। तो मेरा ख्याल है कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होगी वो कोर्स सेट करने वाला खुद अपनी जबान से क्यों कहेगा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर वो उसको शामिल ही क्यों करेगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए थोड़ा सा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो स्प्रेड हो रही है, आपने उस इन्फॉर्मेशन से जरूर बचना है।
अगर आपको जेंडर स्टडीज वाले टीचर नहीं पढ़ाते तो आपने इंटरनेशनल रिलेशंस वाले टीचर से पढ़ लेना, या फिर देयर आर मेनी ऑनलाइन सोर्सेज जिनसे आप इंटरनेशनल रिलेशंस या जेंडर स्टडीज या और दूसरे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, उसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के लेक्चर्स बड़े अच्छे मिल जाते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मिल जाते हैं, और जेंडर स्टडीज के भी वो छोटे छोटे क्लिप्स हैं, वो मैडम सारा, डॉक्टर सारा नाम है उनका, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में ये जेंडर स्टडीज को डिस्कस किया हुआ है। 200 क्लिप्स हैं उनके, लेकिन वो 4-4 5-5 मिनट के क्लिप्स हैं, तो वो बड़े अच्छे अंदाज में आपको गाइड कर सकती हैं। और इसमें हम फिर विड वैड गैड की थे, इसमें अप्रोचेस पढ़ेंगे और फिर ग्लोबलाइजेशन एंड जेंडर पढ़ेंगे। लास्ट मॉड्यूल हमारा आता है केस स्टडीज। 3 केस स्टडीज इसमें हमें पढ़ने को मिलती हैं, मुख्तारा माई, मलाला यूसुफजई, शमीर उबैद चिनाई। अब देखना ये है कि आमतौर पे ना जब ये केस स्टडीज की बात आती है तो मर्द हजरात ज्यादातर जो मेल स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादातर हमसे पूछते हैं कि मैडम इनकी क्या अचीवमेंट है कि इनको कम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में ही शामिल कर दिया है। अच्छा, इसमें एक जहन में रखनी है बात कि आप इन 3 खवातीन को पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते। सीएसएस के सिलेबस में, जेंडर स्टडीज के सीएसएस के सिलेबस में इनको शामिल करना सिंबॉलिक है, इम्पोर्टेंस है, इनकी अचीवमेंट की इम्पोर्टेंस है। तो फिर आपने ये नहीं करना कि आप मुख्तारा माई को गालियां देते रहें, या यूसुफजई को, मलाला यूसुफजई को, या आप कहें कि ये सारे जो हैं ये वेस्टर्न एजेंट्स हैं जो पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं। पाकिस्तान का नाम खराब करना ये भी ना बड़ी एक मिथ है। अगर दोबारा मौका मिला तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या जो इश्यूज ये उठा रही हैं, क्या आपकी सरजमीन पर वो इश्यूज नहीं है? अगर तो वो इश्यूज नहीं है, आपकी खवातीन महफूज हैं, वो हरासा नहीं हो रही, आपकी खवातीन को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, उनको पॉलिटिक्स में प्रॉपर हिस्सा मिल रहा है, या रेप नहीं हो रहा, या फिर चाइल्ड मैरिजेस नहीं हो रही, या फिर वायलेंस नहीं हो रहा, तो अगर तो ये सब कुछ नहीं हो रहा फिर वाकई ये तीनों नाम खराब कर रही हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर आप being a student of gender studies, being a learner of gender studies, आप इस चीज को जहन में रखें कि आपने इनकी सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस को डैमेज नहीं करना पेपर में इनके बारे में बात करते हुए। अच्छा जी, काफी लंबी चौड़ी बातचीत हो गई। अच्छा, रेकमेंडेड बुक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आपकी एफपीएससी की तरफ से देयर आर 20 बुक्स जो आपको रेकमेंड की जाती हैं। इनमें से 3 बुक्स जो मुझे ज्यादा पसंद आई हैं, वो एक तो डॉक्टर फरजाना बारी साहबा की ये जो है द स्टेट ऑफ वुमेन स्टडीज इन पाकिस्तान इन जर्नल ऑफ एशियन वुमेन स्टडीज। दूसरे नंबर पे पहले भी मैंने ये जिक्र किया है, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, जूडिथ लॉबर की किताब है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी आराम से पीडीएफ में। फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिपोर्ट आपने जरूर देख लेनी है, और उसके बाद आपने 50 की कॉन्सेप्ट से किताब है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आपने जेंडर स्टडीज रखना है और आपने इस किताब को और आपने अच्छे स्कोर करने हैं तो आपको जॉगन सीखने पड़ेंगे जेंडर स्टडीज के लिए या सोशियोलॉजी के लिए, तो आपको इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। फिर आपको, अच्छा एक चीज और है, एक तो ये किताबें हैं जो आपको 100% सिलेबस कवर करके नहीं देती। दूसरे नंबर पे आपको मार्केट से वो किताबें मिल जाएंगी जिनको आप फॉलो करते हुए जो आपका कोर्स आउटलाइन है आप वो कवर कर सकते हैं। ये भी होगा कि जो आप बुक फॉलो करते हैं उस बुक में आपको कुछ चीजें पसंद आए, कुछ ना पसंद आए, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करती हूँ कि एक ऐसी किताब आप मार्केट से जरूर ले लें जो सीएसएस के पैटर्न पर कंपाइल्ड है। उसमें से अगर कोई चीज नहीं पसंद आती, कोई बात नहीं, उसको स्किप करके किसी और सपोर्टिंग मटेरियल से कर ले, लेकिन एक किताब जरूर फॉलो करें। वो किताब आपको हेल्प करेगी फोकस रहने के लिए। अगर आप कोई किताब, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फोकस नहीं रह सकते, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो फोकस्ड होते हैं और वो
कोई किताब नहीं लेते, सपोर्टिंग मटेरियल से ही सारी चीजें कर लेते हैं, यानी डिफरेंट बुक्स में से किसी का कोई चैप्टर पसंद आया, किसी का कोई मॉड्यूल पसंद आया, किसी का कोई टॉपिक पसंद आया, इस तरह से कर लेते हैं। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो फोकस रहना उनके लिए प्रॉब्लम होता है। तो फोकस रहने के लिए आई सजेस्ट कि आप कोई एक किताब जरूर फॉलो करें। उसके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ किताब आपको एडवांस्ड पब्लिशर्स वालों की जेंडर स्टडीज की किताब है, मौजम हाशमी की। मौजम हाशमी की किताब है, और एक जेंडर स्टडीज वर्ल्ड टाइम्स, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स वालों की किताब है। एडिशन आप कोई भी ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज्यादातर जो ये किताबें हैं, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन इन किताबों में एक जो खूबी है ना, वो यही है कि जो आप जब सर्च करेंगे ना, टॉपिक वाइज जब आप गूगल करते हैं ना, तो वो आपको जो पीडीएफ फाइल्स, जो स्कॉलरली आर्टिकल्स मिलते हैं ना, वो आर्टिकल्स आपको इन किताबों में मिल जाते हैं। यानी कह लें कि एक अच्छी कंपाइल्ड बुक मिल जाएगी आपको। वरना आई डाउट कि राइटर्स ने, जैसे वर्ल्ड टाइम्स वालों की बुक में भी काफी सारे ऐसे पीडीएफ की फाइल्स मिल जाते हैं आपको। जो उनका फर्स्ट एडिशन था, आई एम सॉरी, नो ऑफेंस, कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं क्रिएट करना चाह रही, मैं सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि इट्स गुड टू फॉलो सम बुक। अच्छा, ये जो अब बात आती है रेलिवेंट बुक, आपकी जो बुक्स हैं फॉर एमसीक्यूज, क्योंकि 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, यू कैन नॉट फॉरगेट 20 मार्क्स के एमसीक्यूज। तो उसके लिए कुछ किताबें हैं। एक तो किताब आ जाती है आपकी 50 की कॉन्सेप्ट्स। इस 50 की कॉन्सेप्ट्स को आपने क्या करना है कि इनकी लिस्ट बना लेनी है, 50 वर्ड्स लिख लेने हैं, और हर वर्ड का सामने मीनिंग लिख लेना है। क्योंकि आपको पूछ सकते हैं ना वो कि सेक्सिज्म क्या है, या एंडोसेंट्रिज्म क्या है, या आपसे वो पूछ लेते हैं कि जी पेट्रियार्की क्या है, या मिसोजिनी क्या है। तो इनका जो वर्ड, इनके आगे आप वर्ड यूं समझने वर्ड मीनिंग आप लिख लें इसके लिए, 50 की कॉन्सेप्ट्स के लिए। फिर आप एक चीज और करेंगे कि सोशल इश्यूज के ऊपर डेटा आप फाइंड आउट करेंगे। ये आपने वैसे भी करना होगा ऐसे राइटिंग के लिए। जैसे लिटरेसी रेट देख लेंगे आप, मर्दों का और औरतों का, या फिर एम्प्लॉयमेंट देख लेंगे, या पॉलिटिकल एक्टिविटीज में औरतें कितनी हैं। लास्ट बुक नेम मैंने रिपीट किया, आई गेस, एडवांस्ड जेंडर स्टडीज 4th एडिशन, सब्जेक्टिव एंड एमसीक्यूज। अच्छा, ये एडवांस पब्लिशर्स वालों की मौजम हाशमी की किताब है। मैंने इसका 4th एडिशन देखा था, इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिल जाएंगे आपके। तो आई एम सॉरी, मैं आपके कमेंट्स अभी नहीं देख रही, आप लोग बाद में, मैं टाइम रखूंगी तो आप उसमें अपना क्वेश्चन मुझे दे सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर आप देख लेंगे सोशल इश्यूज को, आप उसकी स्टेटिस्टिक्स निकाल लेंगे, लॉ देख लेंगे, फिर आपके लेजिस्लेशन क्या क्या हुई, और फिर चूंकि हम पाकिस्तान में ये इम्तिहान देने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की लेजिस्लेशन आपने जरूर देख लेनी है। फिर इंटरनेशनल वुमेन फोरम्स कुछ देख लें, कन्वेंशन कुछ हुई जैसे सीडा है वो देख लें। उसके बाद आपने देख लेना है ये जो मैंने अभी किताब का जिक्र किया है, मौजम हाशमी साहब की किताब, उसमें एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब अच्छा, अभी ऐसा है कि मुझे 1 घंटा दिया गया था और मैंने 1.25 घंटा ले लिया। कोई पता नहीं लगता टाइम का, पढ़ाते पढ़ाते कैसे गुजर जाता है। तो अभी ऐसा है कि मैं आपके साथ इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ एग्जामिनर रिपोर्ट्स और डिस्कस करूंगी आपके साथ कि आपको जेंडर स्टडीज को प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, किस तरह से आप इसकी ओवरलैपिंग से फायदा उठा सकते हैं, या कौन सी चीजें आपको करनी है। कुछ डूज एंड डोंट्स डिस्कस कर लेंगे हम, और फिर पेपर सॉल्व करने की टेक्निक्स भी देख लेंगे, फॉर्मेट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन भी देख लेंगे। और अभी तक के लिए मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगाऊंगी। नाउ आई टेक योर क्वेश्चंस। आप कुछ चीज पूछना चाहते हैं अगर, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। एनवायरमेंटल साइंस के लिए ये आपको किताब देख लें,
हसन अली गोंदल साहब की किताब है वर्ल्ड टाइम्स वालों की, आप वो किताब देख लें। थैंक यू सो मच अफशीन, थैंक यू सैफ। हेलो सदफ। First of thing, CSS can do those who have time plus finance and also who are smart in study. Otherwise, don't waste on time to do CSS. Do another thing which can help you to grow. Thanks. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सैफ। यहाँ पर जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया कि ये जो मियाँ शफीक साहब ने CSS क्लब के ये एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, ये उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा सिलसिला है जो जिनकी जेब इजाजत नहीं देती किसी एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म से वो स्टूडेंट्स फायदा उठा सकते हैं जो एक्चुअली CSS करना चाहते हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है। और उसके अलावा अगर आप जैसे आजकल तो बड़ा आसान हो गया